क्लासेज में आपका स्वागत है। वरदान क्लासेज के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। ये वाकई में आपके लिए वरदान साबित होगी। हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो जीके के सवाल होते हैं वो बेसिक जिन किताबों से उठाया जाता है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, कक्षा 6 के साथ कर रहे हैं। आज हम अध्याय नंबर 4 जिसका अध्ययन करेंगे, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रह के कार्य प्रारंभ करता है। अपने से जब वह बाहर निकलता है तो किसके साथ कार्य करेगा? समूह के साथ करेगा। इसी से ही सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है। कई बार कुछ इस प्रकार की आपदाएं आती है जो एक पूरी की पूरी सभ्यता को निगल जाती है, कुछ नया आकार बना लेते हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। अपने मरुस्थल में और अरावली की नदियों के किनारे देखें तो इस प्रकार के सभ्यता स्थल दबे पड़े हैं, अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में कुछ भी कोई लिखित में जानकारी नहीं मिली है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही अपन जानते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि शायद इस तरह का हुआ होगा। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों से पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक प्राप्त हुई है। जो भी हम उपकरण मिले हैं ना उसमें पत्थर के उपकरण सबसे अधिक मिले हैं। अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं हमें उसमें पत्थर के उपकरण की संख्या अधिक मिली है, तब हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। तो प्रारंभिक युग को क्या नाम दिया गया? प्रस्तर युग कहा गया। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए अपना पेट भरने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए। राजस्थान के में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः कहाँ मिले हैं हमें? राजस्थान में जो प्रस्तर युग है ना उसके हमें अवशेष कहाँ मिले उपकरण? बनास नदी, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में भूताएं से भरे पड़े हैं, देखने को मिलते हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल आया। पहले हमने कौन सा माना? प्रस्तर काल माना, इसमें मतलब पत्थर के उपकरणों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। उस युग के बाद कौन सा मान रहे अपन क्रम के रूप में? ताम्र कांस्य काल मान रहे। कौन सा मान रहे? ताम्र कांस्य काल। उसके पश्चात लौह युग के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। जब मानव ने सभ्यता अपनी चालू की उस समय उसका क्या था? शिकार से पहले शिकारी था, शिकार से फिर किस में आया? वो पशुपालन करने में आया, अपने कृषि कार्य करने की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने अब धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। धातुओं में भी सर्वप्रथम उसने किसका उपयोग किया था? तांबे का। धातु में भी सर्वप्रथम उसने किसका उपयोग करना चालू किया था? तांबे का उपयोग करना उसने चालू किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से हमें ये प्राप्त हुए हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से हमें ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से देख ले, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, इन 3 जगहों में ताम्र सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं। और सबसे पहला क्या मिला है? तांबे का उपयोग। पुरुषों ने धातु में सर्वप्रथम कौन से मतलब किसका चालू किया यूज? उपयोग तांबे का। सबसे पहले तांबे का यूज करना उसने चालू किया। एक बार अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में जो सभ्यता के प्राचीन केंद्र है वो कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा नक्शे को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप ऊपर से शुरुआत करते हैं। पीलीबंगा, रंग महल, कालीबंगा, ये इनका एरिया क्या था? और बड़ा पोल, ये सारे गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया था ना, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पोल, ये चारों किस अपने जिलों में पड़ रहा है? अभी वर्तमान में गंगानगर जो हनुमानगढ़ वाला जिला है, ये चारों सभ्यता स्थल यहाँ की तरफ अपने को मिले हैं। कौन कौन सा? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पोल, ये सारे चारों कहाँ मिले हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। अब आते हैं सोथी सभ्यता।
बीकानेर। सोती सभ्यता कौन से जिले के मतलब पास में मिला है? बीकानेर। ऊपर से इस तरह से घूमते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल बाड़मेर, अभी वर्तमान जिला बाड़मेर में तिलवाड़ा। बागोर, बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। गिलुंड राजसमंद, गिलुंड सभ्यता स्थल अभी वर्तमान जिला राजसमंद। आहड़ उदयपुर, आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ है? उदयपुर में अपना। गिलुंड राजसमंद, बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब होता है नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ की पहले पुरानी राजधानी भी हुआ करती थी माध्यमिका, वो चित्तौड़गढ़ में है। ये नगरी है। अगला नगर है, नगर कहाँ है? टोंक, नगर सभ्यता स्थल टोंक में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में। रेड ये भी टोंक में मिली है, रेड है वो कहाँ मिली है? टोंक। नगर और रेड दोनों कहाँ है? टोंक जिले में सभ्यता स्थल है। दर भरतपुर, दर सभ्यता स्थल भरतपुर। बैराट सीकर, बैराट सभ्यता स्थल कहाँ मिला है? सीकर। गणेश्वर भी सीकर में, बैराट और गणेश्वर ये दोनों कहाँ है? सीकर जिले में। सुनारी वर्तमान झुंझुनू जिला, सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू, सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू। एक बार फिर मतलब फटाफट अपन देख लेते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल ये गंगानगर हनुमानगढ़। सोथी बीकानेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बागोर भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद, आहड़ उदयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, नगर टोंक, रेड भी टोंक में। नगर और रेड दोनों सभ्यता स्थल कहाँ है? टोंक। दर भरतपुर, गणेश्वर और बैराट ये दोनों कहाँ मिले? बैराट और गणेश्वर दोनों सीकर। और सुनारी झुंझुनू सभ्यता स्थल वर्तमान जिले अपनी इस तरह से जो सभ्यता के प्राचीन केंद्र रहे हैं राजस्थान में। अब देखते हैं कालीबंगा। राजस्थान में दृश्यवती व सरस्वती नदी, दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी पर पुराविद अमलानंद घोष ने, देखो एक बार गौर से देखना, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान अपन ऊपर देखी थी जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, वहाँ दो नदियाँ मतलब बहती थी, एक तो दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं। इसकी खोज किसने की है? पुराविद अमलानंद घोष ने। किसने की है कालीबंगा सभ्यता की खोज? अमलानंद घोष ने। करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा वाला क्षेत्र है। कालीबंगा वाला क्षेत्र कहाँ है? हनुमानगढ़ है, जिसके ऊपर घग्गर नदी है, उसके पास जो मिला है हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे स्थित है वह कालीबंगा। इसकी खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। बाद में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई कार्य हुए। डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। अमलानंद घोष ने तो इसकी क्या की? मतलब खोज की और खुदाई का कार्य किसके देखरेख में हुआ? बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो यहाँ एक जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का सरस्वती नदी बहती थी ना, सिंधु सरस्वती नदी, उस समय का सभ्यता का वो स्थल मिला, नगर मिला, और यहाँ ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग होता था। मकानों में 4-5 बड़े कुछ छोटे कमरे होते थे। वहाँ उस समय मकान भवन व्यवस्था कैसे होती थी वो बताया गया है। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि नालियों के अवशेष हमें कौन से सभ्यता स्थल से मिले हैं? यह है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से हमें सुनियोजित नगर निकास की व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है, चबूतरे मिले हैं ना। सभ्यता ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त किए जाते होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा की जो नगर योजना है ना, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप जैसी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि यहाँ का संबंध इस सभ्यता के साथ भी रहा है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले, यानी वो कृषि पालन भी करते थे। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा,
मिट्टी के बर्तन, कई बार ऐसे बीच में से उठाकर पूछ लेते हैं, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हमें? देखो कि गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, या एक तो देखो तांबे कांस्य के चीज़ें भी मिली है हमें, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, अन्य गाय मुख वाले मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या था कि खेती पालन होता था, जुता हुआ खेत भी मिला है कालीबंगा की सभ्यता स्थल से, और इस प्रकार के लगता है कि मतलब पशुपालन भी किया जाता था। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये जो बस्ती है वो उजड़ गई थी। क्या कारण था इस सभ्यता का विनाश होने का? कि नदियों में पानी सूख गया था और मरुस्थल बढ़ गया था, जिसके कारण ये सभ्यता लुप्त हो गई। अब आघाटपुर या आहड़ सभ्यता, आघाटपुर या आहड़ सभ्यता, ये उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। जो आहड़ सभ्यता आपने देखी थी, उदयपुर के पूर्व की तरफ बेड़च नदी निकलती है, वहाँ 2 टीले दिखाई दिए, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। 2 टीले हैं, उनको क्या कहते हैं? धूलकोट। ये किस तरफ है? उदयपुर के पूर्व भाग की तरफ है। जो आहड़ बेड़च नदी है, वहाँ आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ जो 2 टीले दिखाई दिए हैं, उनको वो स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का जो शब्द है वो किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से है। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। पहले इसको किस नाम से जानते थे? ताम्रवती। कौन सी सभ्यता स्थल को? आहड़ या आघाटपुर सभ्यता को। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से ये नाम पड़ा। यानी यहाँ के तांबे के औजार सबसे ज़्यादा बनते थे। तांबे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तांबे के औजार सर्वाधिक कौन से सभ्यता स्थल से मिले हमें? तो आहड़ या आघाटपुर कह दो, या इसको धूलकोट कह दो, ताम्रवती नगरी कह दो, किसी भी नाम से आप उसको कह दो, मिला है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको कौन से नाम से जाना गया? आघाटपुर के नाम से। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ के जो मकान है उनकी दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी है। छत बांस के केलू से बने होते हैं। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे या ओवरों में विभाजित किया गया है। मकानों में 4 से 6 चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ चूल्हे कौन सी सभ्यता से हमें चूल्हे के अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। तो हम कह सकते हैं जो आहड़ सभ्यता थी उसमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी अपने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार के साक्ष्य हमें कौन से सभ्यता स्थल से? आहड़ से मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। चावल के साक्ष्य भी आहड़ से मिले हैं। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे माना जाता है यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़वासी किस कला में दक्ष माने? क्योंकि यहाँ बर्तन बहुत संख्या में मिले हैं और वो भी सुंदर सुंदर कलाकारी में, तो ये माना गया कि बर्तन कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल और भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट मिले हैं। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में, धूलकोट यानी आहड़ का जो उत्खनन हुआ था कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। यहाँ से तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मनके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 20 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े व गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब देखो कि ये जो सभ्यता है ना नष्ट विध्वंस हुई, तो वहाँ के लोग किस तरफ आगे बढ़े? तो ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। तो उत्तर पूर्व गिलुंड और भगवानापुर जैसे स्थान पे वो चले गए थे। अब अपन देखते हैं बालाथल संस्कृति। बालाथल गिलुंड अपन किस तरफ देख लें? गिलुंड राजसमंद। बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील। बालाथल का है उदयपुर जिला, वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से ही संबंध दिखाते हैं कि ये सभ्यता स्थल है जो बालाथल, वो भी इसी से ताम्र पाषाण कालीन जो आहड़ सभ्यता है उससे ही संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के बड़े भवन या दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कुक्कड़ मूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। बालाथल जो संस्कृति है वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के यहाँ साधन थे। बालाथल में
मतलब जीविका के साधन क्या पता चला है? कृषि थी, पशुपालन था और शिकार करना भी थे जीविका के साधन में। बालाथल में लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल में कौन से अवशेष प्राप्त हुए? लोह काल के जो भी अवशेष है, लोह से बनी सामग्री में अधिक प्राप्त हुई है। किसमें? बालाथल में। बालाथल कहाँ है? उदयपुर के जिले के वल्लभ नगर है, उसके पास में है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह कहाँ मिले हैं? बालाथल में मिले हैं। ताम्र गलाने की भट्टियों के चिन्ह कहाँ मिले हैं? आहड़ में मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ये जीके का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि बुना हुआ वस्त्र कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? एक तो बेराट से, एक बालाथल से। कहाँ से? बेराट और बालाथल, इन दोनों जगह से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुए है, अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल। गणेश्वर कहाँ है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील। सबसे पहले हमें सभ्यता स्थलों का ध्यान रखना है कि वर्तमान स्थल कहाँ है इनका? सीकर जिला, नीम के थाना तहसील में गणेश्वर के एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा गया है। ताम्र संचय संस्कृति कौन से सभ्यता स्थल को कहा गया है? गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता स्थल को क्या कहा गया है? ताम्र संचय संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। यहाँ भी तांबे के उपकरण ही मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी में क्यों मिले हैं? क्योंकि खेतड़ी में ताम्र भंडार की निकटता, खेतड़ी में ताम्र भंडार था, उसकी निकटता के कारण यहाँ की सभ्यता ताम्र का मतलब उपकरण ही ज़्यादा मिले हैं। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन्नों का पश्चिम और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। जीके का क्वेश्चन बना है, देखो यहाँ वैसे तो हर लाइन में ही जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। दोहरी पेचदार सिरा वाले ताम्र पिन्ने को कहाँ भेजा जाता था उस समय? पश्चिम और मध्य एशिया में निर्यात हुआ करता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर, वहाँ से हमें 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं, है ना। हड़प्पा कालीन संस्कृति में लाल रंग के पतले बर्तन का प्रचलन था, उससे पूर्वकालीन संस्कृति में वो हमें मिला है। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन हमें मिले हैं। कैसे बर्तन मिले हैं? लाल चिकनी मिट्टी से बने हुए और चित्रकारी किए हुए बर्तन हैं। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख रूप से अपने को मिला है इस सभ्यता स्थल पर। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए हम बेराट, सांबर, बागो, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण करते हैं। कह सकते हैं हम जो आहड़ और गणेश्वर सभ्यता है ना, उसको अपन ताम्रकालीन सभ्यता के रूप में, काल के रूप में मान सकते हैं ना। ताम्र उपकरण में ज़्यादा मिल रहे हैं। यदि लोह युगीन जानना है हमें, लोह युगीन कालीन इतिहास जानना है, तो बेराट, सांबर, नागो, रेड है, बागो, रेड है, इन सभ्यता स्थलों के अपन जानकारी लेते हैं। बेराट कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित बेराट नगर कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बेराट कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। बेराट कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये बेराट सभ्यता स्थल के से संबंधित है, ध्यान रखना आप। उस समय ये पुरातत्व दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। क्या है? बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। इस सभ्यता स्थल का वर्णन महाभारत काल में भी हुआ है। जो मत्स्य जनपद था उस समय, उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। वही उसी को ये बेराट मान रहे हैं, ठीक है। मत्स्य जनपद था उस समय, कहाँ? जयपुर में, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, उसी को स्थल को बेराट मान रहे हैं। जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे?
बैराट नामक जगह पर। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र रहा, यानी बैराट बहुत ही शक्तिशाली केंद्र स्थल रहा, सभ्यता स्थल रहा है। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ भी मिले हैं। बैराट में क्या मिले हैं? अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं, बाबरू और बैराट शिलालेख। अशोक के कौन से 2 स्तंभ मिले हैं? बाबरू और बैराट शिलालेख। ये इससे हमें अशोककालीन राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है, अशोक के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में। बाबरू और बैराट शिलालेख अशोककालीन जानकारी मिलती है। बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ बहुत सी अपने को जानकारी मिली है। देखो एक तो यहाँ महाभारत कालीन मत्स्य जनपद के राजा विराटनगर को माना है। पांडु ने भी अपने अंतिम से ज्ञात वर्ष यहीं व्यतीत किए थे, है ना। और अशोक के भी 2 स्तंभ है, बाबरू और विराट अभिलेख शिलालेख है, वो भी हमें यह प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ भी हमें विराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। अब ये देख लो कि मुद्राएं हमें कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? वो है बैराट। बैराट से हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। हाथ से बना हुआ वस्त्र अपन ने पहले भी देखा था, कहाँ कहाँ मिला है? एक तो बैराट में और एक बालाथल में। बैराट और बालाथल में हाथ के वस्त्र से बुनाई किए हुए वस्त्र मिले हैं। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा जयपुर, टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्र लोह काल संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो हमने क्या पहला कौन सा माना था? हमने प्रस्तर युग माना था, प्रस्तर युग। उसके बाद हमने ताम्रकालीन युग माना, ताम्रकालीन युग के उसके बाद हमने क्या माना था? लोहकालीन युग, है ना। जिन जातों का जिस काल में जो प्रयोग हमें अधिक जो उपकरण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, जो भी मिले, उसी के आधार पर हमने इसको का मतलब उनको युग का हमने नाम दे दिया, लोहकालीन युग है इसमें। तो इस प्रकार हमने यहाँ आज अपने जानकारी ली राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। इसी के साथ आप हमारे वरदान क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।